नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का चैप्टर अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आए, कुछ लोगों के फ़ोन भी आए कि सर एक्चुअली आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, सो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये मेरी साइड से फॉल्ट थी, जिसको मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मैं और ज़्यादा करूँगा, अभी तो एक स्टार्टिंग है। रेगुलरिटी बनाए रखिए, रेगुलरिटी इज़ मस्ट फॉर सक्सेस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ। तो आज इस लेक्चर में अगेन मैं वो कल जो पिछला मेरा वीडियो था, जो कि इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की इंट्रोडक्टरी पार्ट से था, वो अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही स्पीड में इसको मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस लिखा हुआ है, और इस इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का मेन मकसद है क्या है? इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एक लाइन में समझिए कि कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर्ड की जा रही है मार्केट में या इंडस्ट्री में किसी भी लेवल पर, तो जब तक उसकी क्वालिटी को हम एनालाइज नहीं कर देते, उसकी क्वालिटी को हम चेक नहीं कर देते, कतई वो जो है कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। अगर हम ड्रग की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उस ड्रग का, उस मेडिसिन का उसकी एनालिसिस, उसकी क्वालिटी को ज़रूर चेक करें, क्योंकि विदाउट क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो कंज्यूमर के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगी, इवन कि वो लीथल भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसका मूल मकसद क्या है? इसका मूल मकसद है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज इन फूड मटेरियल्स, ड्रग्स, वाटर एंड एयर। फार्मेसी के लेवल पर अगर हम फार्मास्यूटिकल बेसिस पर देखें तो हम केवल ड्रग की एनालिसिस करते हैं, मगर आप ये जान लीजिए कि एयर का भी क्वालिटी चेक किया जाता है, पानी की भी क्वालिटी चेक की जाती है, फूड मटेरियल की भी एनालिसिस होती है, फूड एनालिस्ट की पोस्ट निकलती है, ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट निकलती है। आपको मैंने सारे एग्ज़ाम के बारे में फर्स्ट लेक्चर में भी बता दिया था। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इन सब एनालिसिस वाले पार्ट को काफ़ी अच्छे से समझना होगा। तो कोई भी फूड हो, मटेरियल हो, वाटर हो, ड्रग हो या एयर की क्वालिटी चेक करनी है, वो सारे एनालिसिस जो है हम इसी के तहत करते हैं। पहले हम मैनुअली करते थे, आज हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं। विद इन ए मिनट आपको ये बता देंगे, विद इन ए सेकेंड आपको बता देंगे कि एयर की क्वालिटी का क्या इंडेक्स है, एयर की क्वालिटी आपकी हेल्दी है या नहीं है, पानी में आपके कितने मिनरल मिले हैं, कितने नहीं हैं, कौन से टॉक्सिक मटेरियल इसमें इंड्यूस हो गए हैं। इन सारी चीज़ों की एनालिटिकल प्रोसीजर से हम चेकिंग कर सकते हैं। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ एनालिसिस। अब उसका दूसरा पार्ट जो हमारी फार्मेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली स्पेक्ट्रा मतलब होता है उसका एक ग्राफ, स्कोपी मतलब टू सी। हम अगर किसी ड्रग की स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसी मटेरियल की, किसी कंपाउंड की स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उसे किस लाइट में देखा जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस लाइट में। देखिए, विदाउट लाइट यू कांट सी एनीथिंग, ये सभी लोग जानते हैं। आप हमें देख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। आप दुनिया देख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट, ओके। सन की लाइट जैसे ही ख़त्म, दुनिया अंधेरे में चली जाती है, कुछ भी नहीं दिखता। फिर हम एक अननेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो है विजिबल लाइट का, कि हम चीज़ों को देख सकते हैं। बल्ब की खोज इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अब सवाल ये है कि किसी कंपाउंड में लाइट का क्या रोल है, किसी कंपाउंड के एनालिसिस में लाइट का क्या रोल है। इसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहे हैं आपको, डिटेल में स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे बढ़ाएंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिए, हमारा कोई भी कंपाउंड हो, मटेरियल हो, सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? एटम या मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। एटम क्या होता है? एटम इज द ओनली एंड ओनली स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मैटर विच इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। फुल डिफिनेशन, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट आफ्टर सम टाइम एक नई डिफिनेशन सामने आई कि एटम्स आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जितने भी मटेरियल्स या मैटर्स होते हैं उन सब में कहीं किससे बने होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मगर अब उससे भी स्मॉलेस्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। मॉलिक्यूल थोड़ा उससे बड़ा हो गया, कंपाउंड थोड़ा उससे और बड़ा हो गया। तो इस तरीके से किसी भी मैटर को अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसकी एनालिसिस करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत किसी मटेरियल की एनालिसिस करते हैं तो उसमें लाइट सोर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइट कितने तरह की होती है? एक विजिबल लाइट होती है जो आप अच्छी तरह से देख सकते हो, रेड कलर, वायलेट कलर की लाइट, ग्रीन कलर की लाइट, ब्लू कलर, विबग्योर। और कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं, कुछ रेज ऐसी होती हैं जिनको आप सी नहीं कर सकते, उनको आप देख नहीं सकते। अगर आप वायलेट के पीछे जाएंगे तो आपको अल्ट्रा वायलेट मिलेगा, अगर आप रेड के आगे जाएंगे तो आपको इंफ्रारेड मिलेगा। याद रखिए, वीडियो बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। वायलेट के पहले जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, रेड के बाद जाएंगे तो इंफ्रारेड रेडिएशन है। अब सवाल ये होता है कि भाई ये लाइट का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में? स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी है, लाइफ में भी है। सन से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है ओजोन लेयर। अब WHO ने कहा कि भाई ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से स्किन कैंसर जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। ध्यान दीजिए आप। अब सवाल यहाँ फिर उठता है कि व्हाट इज़ वेवलेंथ? बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। वेवलेंथ एक्चुअली इज ए टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिए, इज ए टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू मटेरियल, ठीक है। ये लाइट हमारे पास आ रही है, ये लाइट के पार्टिकल्स अपने ही स्थान पर क्या हो रहे हैं? अप डाउन कर रहे हैं, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो मुझ तक आ रही है। मैं उसे एब्जॉर्ब करके इमिट कर रहा हूँ तो मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। आपने मिस्टर इंडिया देखी होगी, ध्यान से देखिए। अगर आप लाइट को केवल एब्जॉर्ब कर लीजिए, इमिट ना करिए, तो आप सो नहीं होंगे। आप चाहे तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। कोई ऐसी लाइट जो आप एब्जॉर्ब करिए और उसको इमिट ना करिए, आप सो नहीं होंगे, आप दिखेंगे नहीं, आप गायब हो जाएंगे, आप दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो लाइट का इमिटेंस ही आपको शो करता है, आपको दिखता है, ठीक है। आप पर लाइट पड़नी चाहिए, आपने उसको इमिट किया, पहले एब्जॉर्ब किया, फिर इमिट किया, इमिट करने पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल जो दिख रहा है वो लाइट को पहले एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद उस लाइट को फिर वो इमिट करता है, जिससे वो दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो लाइट एक तरीके की वेव है, वेव एनर्जी है। अब सवाल ये होता है कि साहब वो लाइट को कैसे इमिट करेगा, कैसे एब्जॉर्ब करेगा? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पड़ भी रही है जो शो नहीं हो रही होगी, खैर समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, हर मटेरियल में जो मॉलिक्यूल या एटम होता है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में होता है। ध्यान समझिए इस बात को। कोई नहीं चाहता कि हम अनस्टेबल हों, हर व्यक्ति स्टेबल होना चाहता है। मटेरियल भी स्टेबल होना चाहता है, एटम भी स्टेबल होना चाहता है, मॉलिक्यूल भी स्टेबल होना चाहता है, ये पूरा ब्रह्मांड स्टेबल है। हलचल कब होती है? हलचल तब होती है जब उसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे ही लाइट सोर्स पड़ा, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया,
इसमें हलचल भले ही स्टेबिलिटी इसकी खत्म हुई, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि सारे लोग फिर से स्टेबल होना चाहते हैं, तो वापस फिर से ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना शुरू कर देगा। और ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसको उतनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है। क्लियर बात? तो E2 एनर्जी एब्जॉर्ब की, E1 उसके पास थी, तो E2 माइनस E1 क्या हो गया? इमिटेंस हो गया। और इसकी वैल्यू होती है h न्यू या hc बाई लैम्डा। h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, फार्मूला देख लीजिएगा, 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल। c जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, और वेवलेंथ जो है यहाँ पर लैम्डा है। ठीक है, वेवलेंथ का मतलब हुआ कि जो आपकी लाइट है वो उसकी वेवलेंथ क्या है। क्लियर हुई बात इतनी जी? अब थोड़ा मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूँ। अब देखिए, अब आइए आपकी लाइट कितने तरह की होती है, उसके सोर्सेस क्या हैं, और वो उसमें कितनी एनर्जी होती, कितनी पेनिट्रेशन पावर होता, उसका यूज हम किस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपको चार्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ रेडिएशन लिखा हुआ है, यहाँ एनर्जी उसमें कितनी है वो लिखा हुआ है, उसका इफेक्ट क्या है और एप्लीकेशन हम कहाँ कर सकते हैं ये लिखा हुआ है। देखिए अगर हम गामा रेडिएशन की बात करें, गामा रेडिएशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? 3 तरीके की रेडिएशन निकलती है जब एटॉमिक विस्फोट होता है, अल्फा, बीटा और गामा। किसी भी एटम में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अल्फा का मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा का मतलब प्रोटॉन, गामा का मतलब एक ऐसी रेस जो काफ़ी पेनिट्रेटिंग होगी और पेनिट्रेट करेगी, काफ़ी एनर्जेटिक होगी, बहुत एनर्जी दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, तो गामा रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो तकरीबन 10 टू पावर 9 से भी ज़्यादा होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जूल पर मोल में। मोल इन द सेंस मतलब उस मटेरियल का कंसंट्रेशन। किसी भी मटेरियल के कंसंट्रेशन को हम मोल में व्यक्त करते हैं यहाँ पर, और जूल पर मोल मतलब एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करता है पर मोल। पर मोल कंसंट्रेशन कितनी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो लैम्डा के केस में, गामा के केस में मोर देन 10 टू पावर 9, ये बहुत ज़्यादा है, 10 टू पावर 9 बहुत ज़्यादा है। और ये अगर पेनिट्रेट कर गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा न्यूक्लियर डिस्टॉर्शन। न्यूक्लियस में घुसेगा। आप कहेंगे आप न्यूक्लियस कौन सा? ह्यूमन बीइंग की सेल का न्यूक्लियस। गामा रेडिएशन, हिरोशिमा नागासाकी पर जब एटॉमिक विस्फोट हुआ, उससे निकलने वाली गामा रेज ने वहां के मानव जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उनके जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब कर दिया। आने वाली कई पुश्तें आज भी लूली, लंगड़ी और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होती है। उस चीज़ों से आज बाहर निकलकर जापान तो हो गया विकसित, और हम अभी भी विकासशील की राह में हैं। अब सोच लीजिए, ये मैटर जनरल नॉलेज का है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अब इसका यूज क्या है? कैंसर कीमोथेरेपी में। भाई जाहिर सी बात है, सेल के अंदर घुस रहा है तो सेल को डैमेज करेगा। तो कैंसरस सेल जो होती हैं वो टॉक्सिक होती हैं, एक बैक्टीरिया समझ लीजिए उनको। लेकिन आज तक कोई कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हुआ। कारण क्या है कि जब उन पर गामा रेडिएशन का दिया जाता है, कंट्रोल्ड गामा रेडिएशन, डेथ हो जाएगी, कंट्रोल्ड गामा रेडिएशन डाला जाता है, तो कैंसरस सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल भी क्या होती हैं? डैमेज हो जाती हैं। कैंसर पेशेंट को आप देख लीजिए। उसके बाद आइए सेकेंड नंबर, एक्सरे पर। एक्सरेज तो नॉर्मली यूज होती है, 10 टू पावर 7 से 10 टू पावर 9 जूल पर मोल इसका एनर्जी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी मटेरियल में, और उसके बाद इसका यूज होता है कि किसी मटेरियल का, किसी मैटर की क्रिस्टलोग्राफी, उसका क्रिस्टल कैसा है, मतलब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है कि एमार्फस फॉर्म में, वो किस क्रिस्टल फॉर्म में बना है, उसका नेचर आपको पता चल जाएगा डिस स्पेक्ट्रोस्कोपी से। उसके बाद आप आइए यूवी विजिबल। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज है वो 10 टू पावर 5 से 10 टू पावर 7 जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है इस रे की। और ये रेज जो होती है ये बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। आपने KLMN ये सारी सेल्स पढ़ी होंगी जब आपने परमाणु संरचना पढ़ी होगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा।
तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन, इसका यूज हम लोग जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है, मटेरियल की क्वांटिटी क्या है। ये चीज़ आपको एक ग्राफ के थ्रू में मिल जाएगी। उसके बाद आईआर की बात करें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है 10⁻³ से 10⁵ है, और इसमें हम देखते हैं कि कोई भी वाइब्रेशन और रोटेशन कितना हो रहा है। देखिए अब आज मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें वाइब्रेट करती हैं। मैं खड़ा हूँ, मैं भी वाइब्रेट कर रहा हूँ, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, वो भी वाइब्रेट, सब कुछ वाइब्रेशन में है। मगर आपको क्या दिख रहा है? नहीं दिखता ना। अर्थ रोटेट कर रही, क्या आप रोटेट हो रहे हैं? नहीं रोटेट है। हर चीज वाइब्रेट करती है। उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि आपको महसूस नहीं होती। लेकिन कभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, अगर आपके आसपास कभी ऐसा बम विस्फोट हो तो आप देखिए कि आपके घर के दरवाजे हिल जाते। वो क्यों हिल जाते भाई? वो तो फिक्स है। इसका मतलब कि आपके दरवाजे वाइब्रेट कर रहे थे, बम विस्फोट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके दरवाजे की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और रेजोनेंस हुआ। उस रेजोनेंस की वजह से दरवाजे हिल गए। कभी जहाज आपकी छत से गुजरेगा तो खिड़कियां और दरवाजे हिल जाते हैं। यह भी इसी प्रिंसिपल लागू होता है। तीसरी चीज़, एक एग्जाम्पल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी पुल को पार करते समय सेना के सारे लोगों की कदम ताल जो है वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर एक जैसी कदम ताल है तो पुल टूट जाएगा। कारण क्या है कि पुल भी वाइब्रेशन में है और उनकी कदम ताल भी वाइब्रेशन में है, और दोनों अगर मिक्स हो गई तो जाहिर सी बात है रेजोनेंस होगा और वो बहुत तेज़ी से हिलेगा, पुल डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी का ही उपयोग करते हैं, और हम एटम्स या मॉलिक्यूल के वाइब्रेट कराते हैं, और वाइब्रेट करते उससे जो हमारा जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। और इसको हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि किसी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, क्लोरीन है कि फ्लोरीन है कि ब्रोमीन है, क्या कुछ भी हो वो बता देगा आपको। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली आप इसको देखेंगे। अभी आप थ्योरेटिकली समझिए, मैं इसको डिटेल में स्पेक्ट्रोस्कोपी बताऊंगा। उसके बाद माइक्रोवेव तो बहुत कम एनर्जी है, 10⁻³ है, 10 से 10⁻3। चेंज ये होता है चेंज इन रोटेशनल एनर्जी। ये भी रोटेशनल एनर्जी को बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कितना रोटेशन कर रहा है, कोई प्रोटॉन कितना रोटेशन कर रहा है। उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम आपस में जुड़े हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, उनके बीच बॉन्ड एंगल कितना बना हुआ है। उसके बाद आप आइए रेडियो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10⁻³ से 10 है, और इसमें न्यूक्लियर स्पिन को हम देखते हैं और प्रोटॉन का इन्वायरमेंट चेक करते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं 1H NMR, 1H न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस आ गया ना, यानी यहाँ पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जा रहा है, और प्रोटॉन का जो है रेजोनेंस करा करके हम ये पता करते हैं कि उसमें कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, क्योंकि हर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, हर प्रोटॉन वाइब्रेट करता है, उसके दोनों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, तो उससे निकलने वाली उससे जो इन्वायरमेंट पैदा होता है मैग्नेट के बीच में, उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट पैदा होता है। उससे जो वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो प्रोटॉन के वाइब्रेशन से मैच करती है, और एक हाई पीक आपको रेजोनेटिंग मिल जाता है। आपको पता लग जाता है ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेम तरह के हाइड्रोजन एक पीक देंगे, अलग अलग के हाइड्रोजन अलग अलग तरह के पीक देंगे। मैं अलग से आपको हर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटल मेथड, उनका प्रोसीजर, उनके ग्राफ को समझना, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। दोबारा मैंने इस वीडियो को इसलिए प्रिपेयर किया क्योंकि मेरी आवाज़ लोगों को स्पष्ट नहीं थी। आज उम्मीद करता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे और इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बार बार देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।